अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि आज के बाद इस चैनल पर हम जो MLT का कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो हैं वो आज के बाद हम कवर करेंगे इस चैनल पर, और लेक्चर के फॉर्म में जो लेक्चर्स हैं वो दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिससे हम स्टार्ट लेंगे वो केमिकल पैथोलॉजी है, और आज का हमारा टॉपिक है यूरिया टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले यूरिया में हम यूरिया सिंथेसिस पर बात करेंगे, और मैं आपको बताता चलूँ कि यूरिया जो है ये एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे जिस्म का, जिससे हमारे जिस्म से निकलना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और ये जब प्रोटीन की तोड़ फोड़ होती है, कैटाबॉलिज्म होती है, तो उसके बाद ये यूरिया बनता है हमारे जिस्म में। तकरीबन 90% जो यूरिया होता है तो ये गुर्दों की मदद से निकलता है हमारे जिस्म से, और ज़्यादातर निकलते वक्त ये यूरिया जो है तो ये फ़िल्टर भी होता है, और फ़िल्टर प्लाज्मा से होता है ग्लोमेरुलस के मदद से। इसके अलावा जो अमोनिया है तो ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के बाद जो बनता है, और इस अमोनिया को हमारे जिस्म से ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारे जिस्म के लिए। तो यूरिन की मदद से ये हमारे जिस्म से निकलता है। यूरिया साइकिल या जो ऑर्निथीन साइकिल होता है तो वो दरअसल में तब्दील कर देता है जो बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है हमारे जिस्म में, तो वो अमोनिया यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल की मदद से यूरिया में तब्दील हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि मौजूद होता है हमारे जिगर के सेल्स में, लिवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें ये अमोनिया, जो ज़्यादा अमोनिया हमारे जिस्म में होता है, तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिया बनता है और फिर ये यूरिया दाखिल होता है हमारे खून में, फिर इसे फ़िल्टर किया जाता है हमारे गुर्दों में, और आखिर में एक्सक्रीट हो जाता है, निकाल दिया जाता है हमारे यूरिन के थ्रू, यानी पेशाब की मदद से इस यूरिया को निकाल दिया जाता है। जो नॉर्मल किडनीज़ होती हैं तो उसमें तकरीबन 40 से 80% जो यूरिया होता है तो वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है बाय पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का ये मतलब है कि वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और उस ज़्यादा अमाउंट से उसकी जो डिफ्यूजन है वो शुरू हो लोअर साइड पर, ठीक है। तो ये भी यूरिया जो है ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्ज़ॉर्ब होता है रीनल टिब्यूल की मदद से। रीनल टिब्यूल से ये जाता है इंटस्टिशियम में, ये खाली जगह होती हैं गुर्दों में, और दोबारा से ये दाखिल हो जाता है फिर हमारे प्लाज्मा में। इसके अलावा जो रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है यूरिया की, तो ये इस पर भी मुनहसर होती है कि हमारे जिस्म में पानी की मकदार कितनी है, यूरिन फ़्लो कितना है। तो अगर पानी ज़्यादा होगा तो अच्छे से यूरिया की रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी। अभी हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पर कि मेडिकल में यूरिया की अहमियत क्या है। जो ज़्यादा लेवल होता है यूरिया का खून में तो इस हालत को एज़ोटीमिया कहा जाता है। यूरिया जब बढ़ जाता है हमारे खून में तो इस हालत को एज़ोटीमिया कहते हैं। एज़ोटीमिया 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है। 3 कैटेगरीज़ इसकी कौन सी हैं? तो पहली कैटेगरी है इसकी प्री रीनल, दूसरी है रीनल, और तीसरी है पोस्ट रीनल। तो सबसे पहले हम प्री रीनल पर बात करेंगे कि प्री रीनल क्या है। प्री रीनल एज़ोटीमिया जो है ये उस वक्त होता है जब गुर्दों को काफ़ी मकदार में खून नहीं मिलता, या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो ठीक तरह से काम नहीं करता, तो प्री रीनल एज़ोटीमिया होता है। इसमें जो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो रीनल ब्लड फ़्लो है वो कम होता है, तो वो वजह हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक, डिहाइड्रेशन, हेमरेज, या फिर खून के वॉल्यूम में कमी का हो जाना। तो इन वजहों की वजह से प्री रीनल एज़ोटीमिया जो है ये होता है। इसके अलावा जो इजाफ़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो प्लाज्मा यूरिया है वो बढ़ जाता है, तो वो वजह हैं हाई प्रोटीन डाइट, ख़ुराक में ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल, या ख़ुराक ठीक तरह से ना मिलती हो और उसकी वजह से जो मसल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इलाज चल रहा हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से जो कि स्टेरॉइड्स हैं, या प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन तेज़ी से हो रही हो,
हमारे जिस्म में, और ज़्यादातर ये उस वक्त होता है जब बुखार होता है ज़्यादा वक्त के लिए, स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, या कोई अगर जल जाता है, तो प्री रीनल एज़ोटीमिया की ये वजूहात होती हैं। इसके अलावा रीनल कैटेगरी ऑफ एज़ोटीमिया पर बात करते हैं तो ये क्या है, ये सबसे आम तौर पर पाया जाने वाला रीनल की वजूहात होती हैं, जिसकी वजह से जो यूरिया है वो जमा होना शुरू हो जाता है हमारे खून में। तो ये मोस्ट कॉमन रीनल काजेज़ हैं फॉर रिटेंशन ऑफ यूरिया। तो इसमें कौन कौन सी काजेज़ आती हैं? एक्यूट रीनल फेल्योर, यानी ये बिल्कुल गुर्दों के साथ वाबस्ता एज़ोटीमिया होता है, जिसमें मेन मसला गुर्दों में ही होता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? एक्यूट रीनल फेल्योर, गुर्दे जो हैं वो काम छोड़ दें लेकिन कम वक्त के लिए, जिसका इलाज मुमकिन हो सकता है। क्रॉनिक रीनल फेल्योर में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ट्यूबुलर नेक्रोसिस में, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में, पाइलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, तो ये वजूहात हैं मोस्टली रीनल कैटेगरी ऑफ एज़ोटीमिया की। इसके बाद एक टर्म है यूरीमिया। यूरीमिया किसे कहा जाता है? दरअसल में यूरीमिया एक क्लिनिकल सिंड्रोम को कहा जाता है, जिसमें जो प्लाज्मा यूरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्क्ड एलिवेशन आ जाती है प्लाज्मा यूरिया में। इसके साथ साथ एसिडीमिया भी होता है, ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे खून में तो उनका तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। ख़ास तौर पर जो पोटाशियम होता है तो ये बढ़ जाता है प्लाज्मा में, खून में, ख़ासकर रीनल फेल्योर में। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, जान भी जा सकती है इसमें मरीज़ की। अगर मरीज़ की कहीं डायलिसिस ना किया जाए तो फिर मरीज़ की जान जा सकती है, गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल हो सकते हैं, तो डायलिसिस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा जो मरीज़ होता है यूरीमिया का, तो इसमें ना सिर्फ एसिडीमिया होता है या वाटर या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, बल्कि इसमें मरीज़ को नौज़िया भी होता है, मतली भी होती है, क़े भी होती है, और एनीमिया भी होता है, खून की कमी भी इसमें वाक़या होती है। पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया अभी हम जानेंगे कि ये क्या है। पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया यानी गुर्दों से बाहर कोई मसला है। तो पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया बुनियादी तौर पर उस वक्त होता है जब यूरिनरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो पेशाब का रास्ता होता है, मसाना हो गया हमारा, या यूरेथ्रा हो गया हमारा, या गुर्दे से निकलने वाले जो पाइप हैं यूरेटर्स, ठीक है, ये अगर बंदिश हो अगर पेशाब की, तो इसकी वजह से जो यूरिया है तो उसकी बैक डिफ्यूजन होती है, पीछे की तरफ यूरिया दोबारा से जाता है गुर्दों में, और जिसकी वजह से जो ब्लड में यूरिया का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दरअसल में रीनल ट्यूब्यूल से दोबारा से बैक डिफ्यूजन होती है यूरिया की, क्योंकि रास्ता बंद होता है यूरिन का, तो इसलिए यूरिया जो है वो पेशाब की मदद से निकल नहीं पाता, और दोबारा से ये यूरिया खून में शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया होता है। वजूहात पोस्ट रीनल एज़ोटीमिया की क्या हैं? नेफ्रोलिथियासिस यानी पत्थरियों का बन जाना गुर्दों में, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाना, या फिर गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्यूमर का आ जाना। अभी हम वजूहात पर बात करते हैं, उन वजूहात पर जिसमें प्लाज्मा यूरिया की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है जिस्म में, खून में। तो वो वजह है कि अगर कोई अपनी खुराक ठीक तरह से ना लेता हो, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, इतने पैसे नहीं है कि उसकी खुराक उससे अच्छी हो सके, या बहुत ज़्यादा पानी जो पीते हैं, या अगर इंट्रावीनस फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा दी जाएं रग की मदद से, वेन की मदद से, प्रेगनेंसी में भी यूरिया का लेवल कम हो जाता है प्लाज्मा में, या अगर बहुत शदीद जिगर की कोई बीमारी हो तो इसमें भी जो यूरिया का लेवल है ये कम हो जाता है। अभी बात करते हैं नॉर्मल रेंज पर यूरिया की, कि यूरिया का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो खून में नॉर्मल रेंज जो यूरिया का होता है वो 10 से लेकर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। 40 से ज़्यादा वैल्यू आएगी तो ये नॉर्मल कंसिडर होगा, 10 से कम आएगी तो ये लो कंसिडर होगा। लेकिन ज़्यादातर यूरिया की जो रिपोर्टिंग है वो हम BUN में करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में। और BUN जो है तो ये इसके लिए टेस्ट नहीं होता, बल्कि यूरिया का टेस्ट किया जाता है और यूरिया से BUN को निकाला जाता है। तो वो कैसे निकाला जाता है
कि जो यूरिया का टेस्ट होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2.14 पर। अभी 2.14 कैसे आता है कि 60 को डिवाइड किया जाता है 28 से और हमारे पास 2.14 आता है। ठीक है, अभी 60 जो है तो ये मॉलिक्यूलर वेट है यूरिया का, और 28 जो है तो ये 2 नाइट्रोजन एटम्स का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो इसलिए जब हम 60 को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं 28 पर, तो हमारे पास 2.14 आता है। तो यूरिया का जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम 2.14 पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास BUN का रिज़ल्ट आ जाता है। तो हमारे पास जो नॉर्मल रेंज है BUN की प्लाज्मा में, तो वो 8 से लेकर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिएटिनिन का जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। तो इस तरह से केमिकल पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो पहले हम ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का होगा वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।